हेलो बॉयज़। आज हम आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के संबंध में बताने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में आपने फलन f तथा उसके प्रतिलोम f इन्वर्स का अध्ययन किया है। आप जानते हैं कि f इन्वर्स का अस्तित्व तभी संभव है जब फलन एकैकी तथा आच्छादक है, यानी व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन वही होता है जो एकैकी भी होता है और आच्छादक भी होता है। परंतु आपने पीछे अध्ययन किया है कि कुछ फलन केवल एकैकी होते हैं, कुछ केवल आच्छादी होते हैं और कुछ न तो एकैकी होते हैं और न ही आच्छादी होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको चित्र के द्वारा बताना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पर ये पहला जो फिगर ये देख लीजिए, ये एकैकी फलन है। देखिए, 1 का प्रतिबिंब A, 2 का प्रतिबिंब C और 3 का प्रतिबिंब D है। पर ये एकैकी है, परंतु ये आच्छादी नहीं है, क्योंकि जो आपका जो है कोडोमेन है यानी सह प्रांत है, उसका जो अवयव B है वो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो ये एकैकी तो है लेकिन आच्छादी है। ये दूसरे फिगर में देख लीजिए आप। इसमें क्या है कि ये देखिए, 1 का प्रतिबिंब A है, 2 का प्रतिबिंब B है, 3 का प्रतिबिंब C है और 4 का प्रतिबिंब भी C है। तो देख लीजिए, ये एकैकी फलन नहीं है, क्योंकि इसमें 3 और 4 का प्रतिबिंब एक ही है, C है। परंतु ये आच्छादी है। आच्छादी इसलिए है, आच्छादक है, क्योंकि इसमें जो आपका सह प्रांत है, कोडोमेन B है, इसका प्रत्येक अवयव डोमेन के अवयवों का प्रतिबिंब है। और एक और तीसरे में हम आपको ले जाते हैं। देखो, इसमें 1 का प्रतिबिंब B है, 2 का प्रतिबिंब भी B है, 3 का प्रतिबिंब C है और 4 का प्रतिबिंब D है। तो देख लीजिए, ये एकैकी भी नहीं है, क्योंकि 1 और 2 का प्रतिबिंब B है, एकैकी नहीं है। और न ही ये आच्छादी है, क्योंकि इसका जो है जो सह प्रांत B है, उसका अवयव जो ये A है, ये डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अर्थात ये देखो, तो मैं यही बात कह रहा था कि कुछ फलन ऐसे होते हैं जो आपके क्या होते हैं, केवल एकैकी होते हैं, कुछ केवल आच्छादी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो ना एकैकी है ना आच्छादी है। ठीक है। और जो एकैकी और आच्छादी होते हैं उनको हम व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं और उनका प्रतिलोम भी जो है संभव है। अब हम त्रिकोणमितीय फलनों के संबंध में बता दें आपको कि सामान्यतः जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो आपकी जो है आच्छादी नहीं होते हैं, एकैकी आच्छादी नहीं होते हैं। अब एकैकी आच्छादी क्यों नहीं होते हैं? आप किसी भी त्रिकोणमितीय फलन, मान के चलो मैं साइन की बात करूं कि साइन जो है, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है आपका? √3/2 होता है। आपको बता दूं, मैं यहाँ पर ये दिखा दूं मैं आपको कि ये देख लीजिए, साइन 60 डिग्री बराबर होता है आपका बराबर √3/2 होता है। और साइन 120 डिग्री बराबर भी आपका √3/2 होता है। तो ये क्या नहीं होते हैं, ये आपका जो है एकैकी कैसे हो गया त्रिकोण? ये साइन 60 डिग्री का मान भी और 120 डिग्री का मान भी, दोनों के ये मान जो है कि दोनों क्या होते हैं, वो होते हैं, ये दोनों जो है आपका दोनों का एक ही प्रतिबिंब है, दोनों का मान समान है। तो ये क्या नहीं है, एकैकी भी नहीं है।
और आच्छादी इसलिए नहीं, साइन की ही बात करूं तो मैं आपको बता दूं, साइन के का जो किसी भी की कोण का मान अधिकतम 1 होता है और न्यूनतम ऋण 1 होता है। अधिकतम 1 होता है और न्यूनतम, तो न तो 1 से कम, न तो 1 से अधिक और न तो ऋण 1 से जो है कम वाला जो संख्या होती है वो साइन के किसी भी कोण का मान नहीं होता है, अर्थात उनका प्रतिबिंब न होता है। तो सामान्यतः त्रिकोण उसमें यही देखा गया है कि जो त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं वो न तो जो है आपके क्या होते हैं, एकाकी होते हैं और न ही जो है आच्छादी होते हैं। अब जब ये न तो एकाकी होते हैं और न ही आच्छादी होते हैं तो तब इनका जो है प्रतिलोम भी जो है संभव नहीं है, क्योंकि ये व्युत्क्रमणीय फलन नहीं होंगे। और प्रतिलोम किसका होता है, केवल व्युत्क्रमणीय फलनों का ही केवल क्या होता है, आपका प्रतिलोम होता है। तो इस पाठ में, इस अध्याय में हम जो हैं कि त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत यानी डोमेन तथा सह प्रांत पर लगने वाले उन प्रतिबंधों का अध्ययन करेंगे। कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत, कुछ सीमाओं के अंतर्गत जो है हम ऐसी सीमाएं लगाएंगे, कुछ प्रतिबंध लगाएंगे जिसमें जो है क्या हो जाए कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं या उनके जो प्रतिलोम हैं वो यह जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो क्या हो जाएं, आपके एकाकी आच्छादी हो जाएं। और जब एकाकी आच्छादी हो जाएंगे तो उनका जो है प्रतिलोम भी जो है क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये मैं यहाँ पर आपको जो है ये जरा कुछ एक चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम इनको जो है वो करेंगे। तो देख लीजिए, आप जरा इनमें, ये पिछले साल आप पढ़ चुके हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आपके त्रिकोणमितीय फलनों के जो मान होते हैं ये आप 4 जो हैं आपके चतुर्थांश हैं। और त्रिकोणमितीय फलनों के मान जो 0 डिग्री से लेकर के और π/2 यानी 90 डिग्री के बीच जो मान होते हैं वही 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच भी होते हैं। वही मान 180 से 270 के बीच भी होते हैं तीसरे चतुर्थांश में, और वही मान चौथे चतुर्थांश में यानी 270 डिग्री से और 360 डिग्री तक भी वही मान होते हैं। फर्क सिर्फ यही पड़ता है, उनके चिन्हों में अंतर आ जाता है। जैसे पहले चतुर्थांश के जो कोण होते हैं उनके लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है धनात्मक होता है। दूसरे चतुर्थांश यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक साइन, चाहे कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, सभी के मान 0 डिग्री से और 90 डिग्री तक के लिए क्या होते हैं, आपके धनात्मक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में आ जाए हम, तो दूसरे चतुर्थांश में 90 डिग्री से और 180 डिग्री तक अर्थात π/2 टू पाई तक, इसमें साइन के जो कोण होते हैं उनके लिए साइन और कोशक धनात्मक होते हैं और बाकी 4 यानी कॉस, टेन, कॉट और सेक के मान जो है क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तीसरे चतुर्थांश की बात करें 180 डिग्री से लेकर के और 270 डिग्री यानी π/2 3π/2 से लेखें, इसमें टेन और कॉट का मान धनात्मक होता है और बाकी 4 यानी साइन, कॉस, सेक और कोसेक के मान ऋणात्मक होते हैं। और चौथे चतुर्थांश में आ जाएं आप, चौथे चतुर्थांश मानी 270 डिग्री से लेकर के और 360 डिग्री तक यानी 3π/2 टू 2π तक जो है कॉस और सेक के मान धनात्मक होते हैं और बाकी 4 जो हैं साइन हुआ आपका, टेन, कॉट और कोसेक के मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ये आप पहले से जो है जानते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इनका जरा ध्यान दीजिए, कोई मैंने कुछ कोण ले रखे हैं, इसके लिए कुछ कोण ले रखे हैं, ये देख लीजिए। क्योंकि जैसे हम साइन की बात करें
तो ये मान होते, मैंने पहले ही बता दिया कि जो मान पहले चतुर्थांश में होते हैं वही अन्य चतुर्थांशों में भी होते हैं, सिर्फ जो है उनके चिन्ह बदल जाते हैं। यानी साइन के मान जो पहले और दूसरे चतुर्थांश में धन होंगे, तीसरे चतुर्थांश में क्या होंगे, ऋण होंगे। तो देख लीजिए, साइन के किसी भी कोण के लिए साइन का आप ये देख रहे हैं अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान, अगर हम तीसरा चौथे चतुर्थांश में जाएंगे तो चूंकि ये सबसे बड़ा मान ही जब इस पे ऋण लग जाता है तो ये क्या हो जाता है, सबसे छोटा मान हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, वो ऋण 1 हो जाएगा। तो साइन का जो मान होता है वो अधिकतम क्या होता है, 1 होता है, और किसी भी कोण के लिए, और न्यूनतम कितना होता है, ऋण 1 होता है। इन दोनों के बीच ही होता है, 1 और ऋण 1 के बीच, ऋण 1 और 1 के बीच होता है। न तो 1 से अधिक होता है और न ही ऋण 1 से क्या होता है, आपका कम होता है जो है साइन का मान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन की। देख लीजिए, ये पिछले वर्ष भी हम कक्षा 11 में आपको बता चलेंगे कि साइन का जो प्रांत होता है आर होता है। अब प्रांत में क्या आएंगे, प्रांत में वे अवयव आएंगे जिनका जो है सहप्रांत में जो है जिनका कोई ना कोई प्रतिबिंब होगा। अब देख लीजिए, अब प्रतिबिंब कौन नहीं होता, पहले मैं आपको इसकी भी जानकारी दे दूं ताकि आगे आपके लिए जो है सुविधा हो जाए। तो जो हमारा जो है अमूमन आपने कई त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो है अपरिभाषित, या जिसको आप इनफाइनाइट भी कहते हैं, ऐसे लिखते हैं, इनफाइनाइट मान होते हैं और अपरिभाषित कहते हैं। ये इनफाइनाइट यानी ये जो अनंत होता है, या इसको अपरिभाषित शब्द भी यूज किया जाता है। ये किसी का, ये क्योंकि जब ये कोई एक निश्चित संख्या है ही नहीं तो ये किसी का प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। तो जिस कोण के लिए किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अगर आपका जो है अपरिभाषित आ जाए तो समझो कि उसका प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात तो वो जो है आपके प्रांत में नहीं आएगा। तो साइन में आप देख रहे होंगे कि साइन का जो है प्रांत आर क्यों होता है, क्योंकि साइन के किसी भी कोण का मान जो है एक वास्तविक संख्या होती है। देख लीजिए, मैंने भले 2 उस तक लिखा है, पर आप पहले ही चतुर्थांश के कोण देख लीजिए। 0 डिग्री का मान साइन का 0 होता है, π/6 यानी 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, π/4 यानी 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, π/3 यानी 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और π/2 का मान 1 होता है। आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी मान जो है अनंत ये है वो कि, तो आप किसी भी कोण के लिए कोई अपरिभाषित मान या अनंत नहीं है। तो साइन का जो है आपका प्रांत आर होता है, और इसका परिसर की बात मैंने कह दी कि परिसर उसका, क्योंकि न्यूनतम मान ऋण 1 होता है, अधिकतम मान 1 होता है। तो ये क्लोज इंटरवल के बारे में भी आप पिछली बार विस्तृत से पढ़ चुके हैं। ये क्लोज इंटरवल -1 और 1 है। तो इसमें जो है क्लोज इंटरवल का मतलब इसमें दोनों के दोनों मान जो है आपके सम्मिलित हैं, -1 भी सम्मिलित है, 1 भी सम्मिलित है, और इनके बीच की जो वास्तविक संख्याएं वो भी आएंगी। तो साइन का मान, और साइन के साथ साथ कॉस भी ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है कि जिसके लिए जो है किसी भी कोण का मान जो है आपका अनंत नहीं होता, अपरिभाषित नहीं होता है। तो साइन और कॉस दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे हैं जिनका प्रांत आर होता है, और परिसर जो है आपका क्लोज इंटरवल -1 to 1 होता है। इसी प्रकार अब हम 10 की बात करेंगे। अब 10 में देख लीजिए, 10 में आप यहाँ अगर फिर से हम इस मान में आपको ले जाएं तो यहाँ देखिए 10 का मान जो है आपका जो है 0 से बढ़ कर के और इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इनफाइनाइट, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये π/2 का मान है, ये π/2 का मान है, यानी π/2 का मान इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 के लिए π/2 का कोई निश्चित प्रतिबिंब है ही नहीं। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनफाइनाइट का मतलब है कि कोई निश्चित संख्या तो है ही नहीं, यानी इसका कोई निश्चित प्रतिबिंब नहीं है। तो आपका जो 10 का जो प्रांत आएगा उसमें आपका π/2 ही नहीं आएगा, π/2 नहीं आएगा। और π/2 क्यों? ऐसे कोण जो है, क्योंकि त्रिकोणमिति में ऐसे असंख्य कोण होते हैं, π/2 होगा, वैसे ही आपका जो है 3π/2 होगा, 5π/2 होगा, 7π/2, यानी जो विषम हैं ये जो है आपके जो है इन कोणों के मान जो है किसके लिए,
10 के लिए जैसे मैंने अभी कहा π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इस प्रकार जितनी असंख्य कोण आएंगे इनके कोई भी प्रतिबिंब नहीं होंगे। अब इनको हम एक जनरल फॉर्मूला, ये विषम संख्याएं हैं, π/2 को हटा दीजिए तो ये देख लीजिए आपका ये π/2 को हटा दीजिए तो 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्याएं हैं। और जनरल रूप में विषम संख्याओं को लिखते हैं 2n+1, 2n+1। और ये जहां n बिलोंग्स टू z, n का मान आप 0 रखें तो 1 हो जाएगा, n का मान 1 रखें तो 3 हो जाएगा, n का मान 2 रखें तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार से तो क्या हो जाएगा आपका 2n+1 भी, और π/2 सब में है। तो ये जो कोण है ये π/2, 3π/2, 5π/2, जिनको हम जनरल रूप में क्या कह सकते हैं, इनको 2n+1 π/2, 2n+1 π/2 कह सकते हैं। इन कोणों का कोई भी प्रतिबिंब नहीं होगा, क्योंकि 10 के लिए इन कोणों का मान क्या है आपका अनंत आ रहा है। और पहले ही मैं बता चुका हूं कि अनंत जो है किसी का भी कोई प्रतिबिंब नहीं है। तो देख लीजिए 10 के प्रांत में ये कोण नहीं आएंगे, जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं उनमें जो है ये नहीं आएगा। तो देख लीजिए ये क्या लिखा मैंने 10 के प्रांत में, आर के प्रांत में लिखा r रियल नंबर हैं, लेकिन कौन सी रियल नंबर नहीं आएंगे, वो माइनस हो जाएंगे। x सच दैट x ऐसा है कि x बराबर 2n+1 π/2, 2n+1 π/2, यानी जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 2n+1 π/2 जिनको जैसे π/2 है, 3π/2 है, ये नहीं आएंगे, n बिलोंग्स टू z। ये जो है आपके ये कोण नहीं आएंगे। कौन से कोण आएंगे, x सच दैट x बराबर 2n+1 π/2। तो कौन से रियल नंबर, टोटल रियल नंबर तो में से ये नहीं आएंगे। ये कौन से मैं पहले बता चुका हूं, ये है आपके π/2, 2π/2, 3π/2, 3π/2, 5π/2। ये कम कर दिया, कम करने का मतलब ये नहीं आएगा, ये पहले भी आ गया। और दूसरी बात, इसके परिसर की बात। अब परिसर की बात जहां तक हम जो है ये मान की बात कर रहे हैं, तो इसका परिसर जो है आपका r होता है। r क्यों होता है, देखिए सभी रियल नंबर आ रहे हैं इसमें, ये सभी रियल नंबर जो है, देखो ये 10 का है, 0 से शुरू हो रहा है, अनंत तक जा रहा है। अनंत कोई संख्या तो है नहीं, पर इस जो भी रियल नंबर है, और अगर हम दूसरे चतुर्थांश में यही मान नेगेटिव हो जाएंगे तो टोटल रियल नंबर इसके किसी न किसी कोण के मान होंगे, तो इसका जो आपका परिसर हो जाएगा आर हो जाएगा। किसका, कॉट या 10 का जो है प्रांत हो जाएगा r-x सच दैट x बराबर 2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू z, और इसका परिसर r हो जाएगा। r इसलिए हो जाएगा कि तमाम जैसे इसमें सिर्फ ऋण 1 और 1 से बीच की संख्याएं, और स्वयं ऋण 1 और ऋण 1 भी लेकिन संख्याएं मान थे, लेकिन इसमें सारे जो है क्या है आपके, सारे जो है वास्तविक संख्याएं जो है, सभी वास्तविक संख्याएं जो है किसी न किसी कोण के मान है, तो इसका परिसर r हो जाएगा। अब हम कॉट की बात करें। कॉट में क्या है देख लीजिए, यहाँ कॉट में ध्यान दीजिए, कॉट 0 का मान जो है इनफाइनाइट है, यानी 0 का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट कोई संख्या है ही नहीं कॉट के लिए। तो देखिए, तो वो 0 वाले जो मान 0 और उसके अन्य ऐसे ही मान, यानी कौन कौन होते हैं वो अन्य मान होते आपके 0। अब यहाँ देखिए, पहले मैं इस पे पूरे कॉट में ले जाऊं, ये आपका कॉट 0, और यहाँ आगे बढ़ो तो ये देखिए पाई का मान भी माइनस इनफाइनाइट है। पाई किसका, कॉट पाई का मान भी जो है माइनस इनफाइनाइट है। तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि जिनके मान इनफाइनाइट हैं, इसका मतलब वो उसमें नहीं आएंगे। तो वो मान होते कौन कौन हैं, देखिए वो होते हैं 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई आदि, ये मान होते हैं। तो क्या है कि इन कोणों के लिए कॉट के मान जो है क्या है आपके अनंत हैं या ऋण अनंत में है। इसका मतलब इन कोणों के प्रतिबिंब नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रियल नंबर में से जो है आपको जो है ये कम करने पड़ेंगे।
तो हमारा जो है वो प्रांत बन जाएगा। अब जैसे मैंने कहा था अभी ये देखिए, ये सभी जो है आपकी जो है आपका जो है सभी पूर्णांक आएंगे इसमें। तो यहाँ पर आपका इसका जो जनरल फॉर्म हो जाएगा, जैसे मैंने विषम में कहा था कि 2n+1 है, तो ये जनरल में ये हो जाएगा आपका n पाई। n का मान n बिलोंग्स टू z हो जाए, n का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो पाई, 2 रखेंगे 2 पाई। ये कोण यानी ये n पाई जो कोण है वो नहीं आएगा। तो इसका जो प्रांत हो जाएगा कॉट का वो हो जाएगा r माइनस एक्स सच दैट x बराबर n पाई। यानी ये जो n पाई कोण है ये नहीं आएगा रियल नंबर में से। रियल नंबर के अन्य तो सभी कोण सभी रियल नंबर आएंगे, सिर्फ n पाई जो रियल नंबर है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है आपका प्रांत हो जाएगा। और इसका जो है आपका परिसर, हाँ परिसर भी, इसका परिसर r होगा। क्यों परिसर r इसलिए है कि सभी जो है आपकी जो वास्तविक संख्याएं हैं कोट में देख लीजिए, सभी 0 भी है, 1 भी होगा, ऋण 1 सभी होंगे। जब ये धनात्मक होंगे तो ऋणात्मक, यानी सभी वास्तविक संख्याएं जितनी भी हैं वो इनके जो है क्या होंगे, ये कोट के लिए विभिन्न कोणों के मान होंगे। और इस आधार पर इसका जो परिसर हो जाएगा कोट का वो हो जाएगा r। तो देख लीजिए टेन और कोट दोनों का परिसर क्या होता है, r होता है। इसी प्रकार से अब बात करें हम सेक की, तो सेक में देख लीजिए, अब हम ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे। सेक में भी जो है एक चीज़ देखनी है आपने, सेक में आपका जो है सबसे पहले तो इनफाइनाइट प्रांत, ये इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट किस कोण का मान आ रहा है, π/2। तो ये π/2 जो है ये इनफाइनाइट जो है 10 के लिए भी आया था। तो जैसे 10 में हुआ था आपका कौन से कोण नहीं आए थे, 2n+1 वाले नहीं आए थे, वो इस सेक में भी नहीं आएगा। तो सेक का प्रांत हो जाएगा रियल नंबर में से उनको कम कर देंगे, ये हो जाएगा r माइनस एक्स सच दैट x बराबर 2n+1 π/2 जो 10 में था, क्योंकि 10 के भी जो है π/2 का मान इनफाइनाइट था और इसका भी पाई का मान जो है इनफाइनाइट है। तो यही कोण जो है आपके जो है कम हो जाएंगे, x r माइनस एक्स सच दैट x बराबर 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z। तो ये इसका जो है क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। अब इसका परिसर क्या होगा, जरा देख लीजिए। इसके परिसर में आपको एक चीज ध्यान देनी है कि क्या इसके परिसर में सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ये देख लीजिए यहां से यहां तक देख लीजिए, इनके ऋण भी लगा देंगे जब दूसरे तीसरे चतुर्थ, ये दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे, चौथे चतुर्थ या तीसरे में जाएंगे तो नेगेटिव मान लग जाएंगे सेक के लिए। तो आपको ये देखना है कि सभी वास्तविक संख्याएं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अब देख लीजिए, आपको एक चीज ध्यान देना है, इसमें 0 कहीं नहीं है, इसमें 0 कहीं नहीं है। और जो इसका जो है इसमें देख लीजिए, ये आपका जो न्यूनतम मान है सेक के लिए वो 1 है। यहां देखिए ये धन में न्यूनतम मान 1 है, 1 और 1 से कम मान नहीं है। इसमें देखिए धन वाले में 1, 2/वर्गमूल 3 है, ये 1 से ज़्यादा है, वर्गमूल 2 और ज़्यादा है, 2 और ज़्यादा इनफाइनाइट है, लेकिन 1 से कम मान नहीं आएगी। अगर इन्हीं पे नेगेटिव लग जाएगा सेक के लिए, अगर हम दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे तो ऋण 1 आ जाएगा, ये इन पे ऋण लग जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगर हम इसमें धन में 1 और ऋण में ऋण 1, तो आप देखेंगे कि ऋण 1 और 1, क्यों शून्य तो इसमें मान है ही नहीं, शून्य मान ही है, तो ऋण 1 और 1 के बीच ये दो तो स्वयं हैं, लेकिन इनके बीच की जो है जो वास्तविक संख्याएं हैं वो न तो सेक में और न ही कोशक में है। यानी ये जो मान है 1 और ऋण 1 के बीच के जो मान होते हैं वो हमको जो है इसके जो है परिसर में कम करने पड़ेंगे। तो आपको देख रहे हैं आप, इसका परिसर है r माइनस
और ये मान कम कर दिया हमने, ऋण ओपन, ये देखो ये छोटा कोष्ठ लगा हुआ है यहाँ पर, छोटे कोष्ठक का मतलब होता है ओपन इंटरवल, -1 ओपन इंटरवल का अर्थ आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी। ओपन इंटरवल का मतलब ये दोनों इसमें सम्मिलित नहीं है, सिर्फ इन दोनों के बीच। यहाँ पर जैसे क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल का मतलब है कि -1 भी सम्मिलित है इसमें और 1 भी सम्मिलित है, लेकिन ओपन इंटरवल का अर्थ होता है ये छोटा कोष्ठ लगा के कि इसमें -1 और 1 सम्मिलित नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच की संख्याएं हैं, केवल इन दोनों के बीच की वास्तविक संख्याएं। तो आपका सेक का भी और कोसेक का भी जो प्रांत होगा ये मैंने आपको दिखा दिया, ये जो परिसर होगा उसमें -1 नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये जो है आप इनका जो है परिसर ये हो जाएगा आपका। हाँ, कोसेक के प्रांत की ये कोशक के प्रांत की बात करें तो कोशक के प्रांत में देख लीजिए, यहाँ फिर से अब ये मान भी आ जाइए, कोशक के 0 का मान जो है आपका इनफाइनाइट है। तो कोशक के 0 का मान इनफाइनाइट और 0 का जो है आप देख रहे हैं कॉट का भी इनफाइनाइट है। तो कॉट के लिए जो कोण आए थे वो आए थे आपके n पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो n पाई, तो उनके प्रतिबिंब नहीं होंगे। तो इसका जो है आपका प्रांत हो जाएगा r माइनस, ये हो जाएगा आपका इसमें x सच दैट x बराबर n पाई और n बिलोंग्स टू z, ये आपके जो है इसके मान हो जाएंगे। तो ये आपको त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत हैं और परिसर हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब जो है देख लीजिए, अब हमने जो है ये जब ये जो है इन ये एक सीमा में हमने इनको बांध दिया है, ये जब हम त्रिकोणमितीय फलनों को एक लिमिट में जो है जब हम ये बांधेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, हमें बारी बारी से देखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स का, देखो अब साइन इनवर्स के तो जो है ये कई मान होंगे, लेकिन उसमें जो है आपको मुख्य मान देखना है, सभी त्रिकोण मुख्य शाखा देखनी है। मुख्य शाखा क्या है, तो देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये देखिए साइन फलन का ये प्रांत r तथा परिसर -1 होता है। ये देख लीजिए, आपको ये इसमें बताया साइन जो आपका फलन है उसका प्रांत r और जो है परिसर जो है -1 होता है। इसके प्रांत r को अब देखिए मैंने क्या कहा, क्या करना पड़ता है कि अब अगर चूंकि ये आपका एकी और आच्छादी फलन नहीं होता है, जब ये एकी फलन एकी आच्छादी फलन नहीं, तो इनके जो है आपके प्रतिलोम भी इनके नहीं होंगे। जब इनके प्रतिलोम नहीं होंगे तो इनको क्या करना पड़ता है कि इसके प्रांत r को जो है लिमिटेशन करना पड़ता है। अब वो लिमिट कैसे करेंगे, इसको जो है इसके प्रांत को